दुल्हन ने विदाई के वक्त किया शादी को नामंजूर। कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी दोस्तों, 100% गारंटी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें भी नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ जाती है। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र के साथ विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास बोलता है, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग का चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया यार। तभी पास खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोलता है, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस भी नहीं था। और वह ही करके जोर जोर से हंसने लगता है। अविनाश भी पीछे नहीं रहता। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे और खाना खा लेंगे। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां गर्म नहीं थी, ठंडी ठंडी रोटियां थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा ने घूंघट में जो गाड़ी में बैठने जा रही थी वह वापस मुड़ जाती है, यू टर्न लेती है, गाड़ी की फाटक को जोर से बंद करती है और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंच जाती है। अपने पापा का हाथ में हाथ ले लेती है और मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है, ऐसा कहती है अपने पिताजी को। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि वहां खड़े शादी में आए सब लोग सुनकर हक्के बक्के रह गए। सभी नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी भी हो गई, विदाई का समय है और अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो जैसे मानो दुनिया ही लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ जाता है। अविनाश के दोस्त भी नेहा के पास आ जाते हैं। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एंड वक्त पर, आखिर लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? क्या आप जानते हैं? आप वे आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके घर में कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में बरातियों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ सामने खड़ी है। मेरे पिताजी की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया है और ना ही अच्छा पिया है। बस एक ही ख्वाहिश थी उनकी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को यहाँ की रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वे मेरे देवर जी को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुँचाने के समान है। नेहा हाँप रही थी। नेहा के पिताजी रोते हुए कहा, बेटी, इतनी सी छोटी सी बात है। नेहा ने उनकी बात को बीच में काट देती है और बोलती है, पिताजी, यह छोटी बात नहीं है। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है पिताजी। आपने तो दिल खोल कर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो केटर्स की तरफ से रही है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या इस बात का मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से क्या वह बाजार जा पाएगी या नहीं जा पाएगी क्या पता। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने रखी नहीं, यह बात इनकी समझ में नहीं आएगी। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया और कहा, अरे पगली, बात का बतंगड़ मत बना। मुझे तुझ पर गर्व है, तू मेरी बेटी है इसलिए, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। अब तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी का हाथ पकड़ लिया और मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कहकर अविनाश रोने लगता है और रोते रोते उसका गला भी पड़ जाता है। तभी राधेश्याम जी ने कहा,
नेहा के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को भी माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दया शंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। नेहा के सामने सर झुका दिया था। नेहा ने ससुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबूजी। राधेश्याम जी ने कहा, बाबूजी मत बोल बेटा, पिताजी बोल। नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी से लिपट गई और दया शंकर ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई थी। सब कुछ पीछे छोड़ गई थी। आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घेरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना कुछ खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।